हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हमारा थर्ड लेक्चर है रैपिड क्वेश्चंस का। ठीक है, आई होप आपने सारे इंपॉर्टेंट रैपिड क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड आईटीसी दोनों लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और आपने देख लिए होंगे। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें आपको आरक्यू क्वेश्चंस के ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर होगा फॉर डिस्कशन और वो है एग्जम्पशंस। तो एग्जम्पशंस बेटा मैं ये कहूँगा कि एक बार थोड़ा रीड कर लेना, अगर नहीं रीड किया होगा, और बाद में ये आरक्यू देखना। अगर रीड कर लिया आपने तो एग्जम्पशंस की ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। आई होप आपको आरक्यू का जो है बेनिफिट हो रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप मेरे साथ डिस्कस कर लेते हो तो आपका रिवाइज भी हो रहा होगा। और यस बेटा, जो क्वेश्चन मैं कहूँ कि लिख के देख लेना तो वो लिख के देखना, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक और वो है एग्जम्पशंस। तो आर यू रेडी? यस और नो? तो चलो। हाँ, चैप्टर है एग्जम्पशन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। नाउ ये क्वेश्चन जो है ये आरटीपी का क्वेश्चन है, प्रिंट नहीं हुआ है पर आरटीपी में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान से रिलैक्स होके यहां पे दो मिनट। आयुष्मान मेडिकल सेंटर अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, एक मिनट, कौन है वो? नालायक। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज। एग्जम्पशन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं। और ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछा गया था। फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरटीपी में था पर 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। पॉइंट को समझो। यहां पे उसने सर्विस दिया रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट। सच थेरेपी इज नॉट, खुद ही बोल दिया, नॉट रिकॉग्नाइज। थैंक यू बोलो। हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज पर सेक्शन 2H। तो उसका टैक्स एक्सक्लूडिंग, सॉरी, अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी 10 लाख है। एग्जम्प्ट या टैक्सेबल? टैक्सेबल। अरे यस और नो? दूसरा, प्लास्टिक सर्जरीज। Once a surgery was conducted to repair cleft lip of newborn baby. Consideration 1 lakh was charged. Total plastic surgery से कमाया 20 लाख। उसमें से 1 लाख रुपए जो था वो जो एबनॉर्मलिटी थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए था। तो पूरा टैक्सेबल या 19 लाख टैक्सेबल? 19 लाख टैक्सेबल होगा और 1 लाख एग्जम्प्ट होगा। अरे यस और नो? उसके बाद में एयर एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स फ्रॉम डिस्टेंस लोकेशन। भाई उन्होंने एम्बुलेंस बोला है, रोड हो या एयर? एम्बुलेंस बोला है, एग्जम्प्ट रहेगी? यस बेटा, ये एग्जम्प्ट रहेगा। अल्टरनेटिव, नेक्स्ट देखो, अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ आयुर्वेदा। मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ आयुर्वेदा। सच थेरेपी इज रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम मेडिसिन। थैंक यू कहो, खुद ही बोल दिया रिकॉग्नाइज है। आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज है। और आयुर्वेदा के क्लासेस हो रहे हैं या ट्रीटमेंट हो रही है? ट्रीटमेंट हो रही है। डीटीसी डबल आईपैड इन रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, क्या इसको एग्जाम? अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ योगा। योगा रिकॉग्नाइज है और योगा क्लासेस है या ट्रीटमेंट है? ये भी एग्जाम, ये भी एग्जाम। उसके बाद में रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल थेरेपी सर्विस टू मिस्टर तुषार हु नीडेड रिहैबिलिटेशन, लर्न हाउ टू वॉक अगेन आफ्टर द कार एक्सीडेंट। और हमारा मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है और यहां रिहैबिलिटेशन दिया। अरे यस और नो? क्या ये एग्जाम्प्ट होगा? हाँ। सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय प्रोवाइडिंग रूम हैविंग चार्जेस 5500 पर डे। पूरा का पूरा टैक्सेबल। यस और नो? नाउ नीचे क्या कहा है? ओके, आयुष्मान मेडिकल सेंटर also operate cord blood bank which provides service in relation to preservation of क्या? stem cells। भाई हमने हेल्थ केयर में 3 ही एग्जम्पशन देखे, इसके अलावा कोई नहीं देखा। कौन से 3 एग्जम्पशन देखे? हेल्थ केयर, एनिमल बर्ड्स का हेल्थ केयर, अरे आया ना, और रिहेबिलिटेशन। इसके अलावा कुछ नहीं देखा, मतलब टैक्सेबल। नहीं समझा, ही नहीं समझा। एग्जम्पशन को कैसे पढ़ना? इतना 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 होगा तो ही एग्जाम।
नहीं तो सर्विस कहती है एनी सर्विस। अरे है ना, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस क्या टैक्सेबल आएगा? यस। तो वो कॉर्ड ब्लड बैंक थी, इन्होंने वो स्टेम सेल होती है नाड़ नाड़, ओके, वो प्रिजर्व किया, उसका पैसा लिया, क्या टैक्सेबल होगा? हाँ, क्योंकि हमारे एग्जाम्शन में कहीं नहीं है। तो मतलब सर ये एग्जाम्शन हमें ऐसे थोड़े पॉइंट्स वाइज याद करने पड़ेंगे। हाँ, अभी तो एक ही हुआ, आगे आगे देखो होता है क्या है। ठीक है, पर मैं याद करवा दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो ये टैक्सेबल होगा। यस। Ayushman Medical Center is of view that since it is a clinical establishment, all the service provided by it as well as the service provided to it are exempt. ये इसको तो ऐसा लग रहा है इसने जो भी सर्विस दी एग्जाम, ओनली डीटीसी डबल आईपैड, उसका ये व्यू सही नहीं है। ठीक है, और उसको अच्छा हमने एग्जामिशन देखा बाय हॉस्पिटल, टू हॉस्पिटल नहीं, बाय देखा, टू नहीं देखा। अगर मैं यहाँ अकाउंटिंग सर्विस हॉस्पिटल को दे रहा हूँ, क्या टैक्सेबल है? हाँ। सिक्योरिटी गार्ड सर्विस हॉस्पिटल को दे रहा हूँ, क्या टैक्सेबल है? हाँ। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन इन द सिचुएशन, तुम बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो और तुमको एग्जामिन करना है हर सिचुएशन बिना ब्रेक लिए। ओके, ऑल्सो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी लाइबिलिटी, आपको जीएसटी लाइबिलिटी भी कंप्यूट करना है आयुष्मान मेडिकल सेंटर इफ एनी इन द लाइट ऑफ रिलेवेंट जीएसटी प्रोविजन। अज्यूम रेट जो है 99 क्या 18 इन ऑल सर्विसेज इंट्रा स्टेट है और 9918। अब आप क्या, अब मैं चाहता हूं कि आपको क्या करना है और मुझे 4 दिन क्या कोऑपरेट करना है और आपको मेरे साथ क्या होमवर्क करना है। जितने भी प्रॉब्लम मैं यहां समझा होगा वो आपको लिख के लाना है, जो आपको लिख के लाना है। समझ में आया क्या? सारे नोट्स के साथ। ये प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये करना। तो एग्जाम्शन पे इतनी ग्रिप लाओगा ना कि आप जिंदगी में नहीं बोलोगे। ठीक है, तो यहां पे चलो, हमने जो टैक्सेबल एग्जाम किया वो सब आपने चेक किया क्या? प्रेजेंटेशन कैसा होगा? यहां मुझे बताओ, हर सर्विसेज अलग अलग रेट से टैक्सेबल है या सारा एक ही रेट है? तो कॉलम कितने बनेंगे? पर्टिकुलर्स, टैक्सेबल वैल्यू एंड रिमार्क्स। अरे आया ना। और ये रिमार्क पे आपको प्रैक्टिस करना। ये आपने टेबल नहीं भी बनाया, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, पर मैं तो कहूंगा पूरा एक साथ लिख के लाना। ओके, पूरा प्रॉपर वे में लिख के लाना, नोट्स के साथ लाना। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो किस पे करना है? रिमार्क्स। क्या टैक्सेबल है क्या एग्जाम है उसमें कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है रिमार्क्स कैसे देते हो। ओके, तो यहां पे चलो, या जस्ट मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 पे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है ना? हाँ, ये गलती से 2 आया है, 3 करना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये एग्जाम में पूछा था, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। ओके, सीए इंटर में 23 अभी के एग्जाम में था। मिस्टर श्यामदास वॉज एडमिटेड इन सुरक्षा हॉस्पिटल इन मुंबई फॉर 2 days इन रिलेशन टू डायग्नोसिस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम हिज क्या किडनी। फॉर द सेड सर्विस सुरक्षा हॉस्पिटल चार्ज फॉलोइंग: रूम रेंट 7,000 पर डे फॉर 2 days, टैक्सेबल। ऑपरेशन थिएटर चार्जेस एग्जाम, डॉक्टर कंसल्टेशन एग्जाम, अदर सर्विसेज हाँ, अरे पर डे फॉर 2 days बोला है ना, पढ़ना उसको, पर डे फॉर 2 days। समझ में आया क्या? पर डे फॉर 2 days मतलब एक दिन का 7,000, ऐसे 2 दिन। ओके, अदर सर्विसेज। अब देखो, अदर ईच ऑफ द अबव सिनेरियो एक्सप्लेन वेदर सुरक्षा हॉस्पिटल शुड बी लेवी जीएसटी और नॉट इन द लाइन विद द रिलेवेंट प्रोविजन। अब देखो, अदर सर्विस में कुछ बोला नहीं है तो वैसे तो टैक्सेबल है, लेकिन एजम्पशन के बेस पे हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या एजम्पशन लिया है। जहां तक है यहाँ पे पहले केस में तो वो कहा उन्होंने, यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस एग्जाम्प्ट रहेगी। उसके बाद में आपका रूम रेंट क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा, 5,000 से ज्यादा है। इन व्यू ऑफ सेम ओनली रूम रेंट इज लायबल टू जीएसटी, ऑल अदर सर्विसेज क्या एग्जाम। तो फिर हमें एक एजम्पशन देना पड़ेगा। क्या एजम्पशन देना पड़ेगा? अदर सर्विसेज आर कवर्ड अंडर केयर। अरे आए ना, आर कवर्ड अंडर केयर, तो लिखो वहां पे एजम्पशन दे दो। एजम्पन ओके लिखो, अदर सर्विसेज आर कवर्ड अंडर द केयर, अदर सर्विसेज आर कवर्ड अंडर द केयर एंड दे आर क्या एग्जाम।
अदर सर्विसेज आर कवर्ड अंडर द केयर एंड दे आर एग्जाम। डन। देखो भाई, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आए तो मार्क्स मत छोड़ना। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड विद क्वेश्चन डिस्कशन हेल्थ केयर सेक्टर। चलो अब आ जाओ आप क्वेश्चन चैप्टर एग्जामिशन, और कोड आपको पता है, पहले 2 डिजिट्स, अरे पहले 2 डिजिट चैप्टर नंबर। कॉन्सेप्ट हमारा क्या चालू है? रिलीजियस, अरे है ना, चैरिटेबल एंड रिलीजियस। उसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। द शिरडी साई बाबा ट्रस्ट इज अ रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। भाई सेक्शन वेक्शन नहीं, रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, अरे है ना, बस हो गया। तो इनकम टैक्स एक्ट, द ट्रस्ट हैज नंबर ऑफ रूम्स, कम्युनिटी हॉल, एक मिनट, रूम्स कम्युनिटी हॉल किसकी ओन कंट्रोल है? ट्रस्ट की है। ओके, ट्रस्ट हैज अ नंबर ऑफ रूम्स कम्युनिटी हॉल एंड शॉप्स विच इट गिव्स ऑन क्या? रेंट। मिल गया भाई, रेंट भी मिल गया। ओके, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिलेवेंट नोटिफिकेशन फॉर द मंथ ऑफ जून, इट फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल। अब देखो क्या हो गया कि आप ये प्रॉब्लम एग्जाम्शन चैप्टर में पढ़ रहे हो, इसलिए आपको समझ रहा है कि एग्जाम्शन का है। जब एग्जाम में आता है ना, तो यहाँ लिखा ही नहीं कि एग्जाम्शन नोटिफिकेशन 12/2017, तब आपको क्लिक होना चाहिए कि यार ट्रस्ट है और ये रूम रेंट पे है, तो ये किस कहाँ है? एग्जाम्शन में आता है। और ये ग्रिप आती है थर्ड रीडिंग के बाद। अभी क्लास करोगे सेकंड रीडिंग, और जब थर्ड रीडिंग आपकी हो जाएगी ना, तब कनेक्शन लग जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। यस और नो? ओके, पर चलो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस तो करेंगे, और ये प्रैक्टिस उसके लिए ही चल रही है, तब कनेक्शन लगे, अच्छे से लगे। ओके, तो पहले मुझे बताओ, शिरडी साई बाबा ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस निकालनी है आपको, और यहाँ पे रिलेवेंट नोटिफिकेशन। अच्छा, टेकन इनटू कंसिडरेशन रिलेवेंट नोटिफिकेशन मतलब कौन सा नोटिफिकेशन? एग्जाम्शन वाला। एग्जाम्शन वाला कौन सा नोटिफिकेशन है? 12/2017। कुछ याद आएगा? चलो, रेंटिंग ऑफ रूम्स, ये रूम रेंट पे दे रहे हैं, मतलब प्रिसिंग्स है, अरे आया ना, प्रिसिंग्स है, प्रिसिंग्स में रूम भी आ सकती है। रूम दे रहे हैं, 2 रूम्स वेर रेंटेड फॉर 900 ईच पर डे। एक मिनट, रूम की कैपिंग क्या है? 1000, क्या था? बिलो 1000, हाँ बोलो, 2 बार बोलो, बिलो 1000, यानी .1000 होगा तो टैक्सेबल है, .1000 होगा तो भी टैक्सेबल है, बिलो 1000, तो बिलो 1000 है 900 पर डे। अरे यस और नो? तो ओके, ये क्या रहेगा? एग्जाम, ये रहेगा एग्जाम। अच्छा, 5 रूम्स वे रेंटेड फॉर 1100 ईच पर डे, ये पूरा का पूरा रहेगा टैक्सेबल। डन। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल्स, कम्युनिटी हॉल्स, कमर्शियल हॉल नहीं, तो कम्युनिटी हॉल सेकंड इसमें आएगा, सेकंड स्लैब। कुछ याद आ रहा है क्या? व्हाट इज द सेकंड स्लैब? कितना है? 10,000 पर डे, बिलो 10,000 पर डे होना चाहिए। ओके, तो 3 कम्युनिटी हॉल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेडिंग सेरेमनीज 25,000 पर डे को दिया गया, टैक्सेबल होगा। 1 कम्युनिटी हॉल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस रिलीजियस सेरेमनी 8,000 पर डे, क्या एग्जाम्प्ट रहेगा? एग्जाम्प्ट रहेगा, क्लियर? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, द ट्रस्ट हैज अ 5 शॉप लोकेटेड जस्ट अक्रॉस द टेम्पल, शॉप्स है, which has rented to individual for running their business. These are the retail mainly involved in selling goods required for various religious ceremony. Each has been rented 15,000 per month. पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिटेशन हॉल प्रोवाइडेड ऑन रेंट 100 पर डे। हाँ, नहीं, मेडिटेशन हॉल थर्ड में आता है या सेकंड में आएगा? सेकंड में आएगा, थर्ड में कमर्शियल आता है, थर्ड में कमर्शियल, तो ये किस में जाएगा? सेकंड में। समझ में आया क्या? तो ये एग्जाम्प्ट रहेगा बेटा, यस और नो? ओके, क्यों? क्योंकि ये पर डे क्यों एग्जाम्प्ट रहेगा? क्योंकि पर डे 100 रुपीज ही है, यानी 10,000 से कम है, तो ये एग्जाम्प्ट रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो सिंपल, और मैं आपको ये कहूँगा, मैंने डिस्कस कर लिया, आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये लिख के, मुझे एग्जाम्शन के सारे क्वेश्चंस लिख के चाहिए, सारे क्वेश्चंस लिख के चाहिए। आप मैं गारंटेड के, तो आप मुझे याद करोगे कि सर ने हमारे से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा के ले ली, ठीक है? तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ये हमने जहां देखा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। चलो, अब ये देखो क्या कहते हैं। आनंद ट्रस्ट कोलकाता, ट्रस्ट है भाई, कोलकाता इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
अच्छा, किस में रजिस्टर्ड है? 12A में. It has provided following particulars relating to the activities carried out by it for the month of March. अब जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, पहले ऐसा टेबल वाला क्वेश्चन रहा तो पहले मेन क्या दिया है और टेबल के नीचे इंफॉर्मेशन क्या दी है वो पढ़ लेना, सो दैट टेबल का कंटेंट को आंसर देने में आपको आसानी होगी. नीचे बोला है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन यू आर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या, टैक्सेबल सप्लाई, और ये एग्जाम में पूछा है November 20. ठीक है, तो पहला, डोनेशन रिसीव्ड अगेंस्ट डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ सिटी बेस स्कूल इन एनुअल रिलीजियस बुक पब्लिश बाय द ट्रस्ट. मजा आएगा. रुक जाओ रुक जाओ, पहले पढ़ते हैं क्या मिला आपको. ओके, डोनेशन रिसीव्ड अगेंस्ट डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ सिटी बेस स्कूल, ओके, इन एनुअल रिलीजियस बुक पब्लिश बाय द ट्रस्ट. डोनेशन के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट, अब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने एग्जम्पशन और सप्लाई मिक्स कर दिया. सप्लाई चैप्टर में हमने पढ़ा था नेम प्लेट कुछ है ना, वॉलंटरी डोनेशन. अगर वॉलंटरी डोनेशन मिलता है और उसका ऑब्जेक्ट प्रमोशन नहीं होगा, आई रिपीट, उसका ऑब्जेक्ट प्रमोशन नहीं होगा, तो वो केस में वो सप्लाई ही नहीं बोला जाएगा, बिकॉज सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए. एग्जम्पशन तो दूर की बात, अरे है ना, वो सप्लाई ही नहीं बोला जाए. और डरना मत, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में सडनली एक डर पैदा हो जाएगा, अरे यार एग्जाम में मुझे ये याद नहीं आया तो, ये क्लिक नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, अरे गया गया समझ आया क्या. डरना मत, डरना मत. ओके, इन सिंपल वर्ड ये चीजें आती है प्रैक्टिस से, इसलिए सडनली ओके यहाँ पे डर मत पैदा करो. ये जो है कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन है इसीलिए सॉल्व करने पड़ते हैं बेटा, एग्जामिनेशन क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व करने पड़ते हैं और टेस्ट इसके लिए ही देनी पड़ती है कि टाइम पे अगर कंबाइंड क्वेश्चंस आ जाए और आप इनकम टैक्स और जीएसटी पढ़ के जाओ तो कनेक्शन कैसे बिठाना, पढ़ाओ सब कुछ है, मेहनत आपने की है, 10-10 घंटा मेहनत की है, पर जो कनेक्शन लगाने की एबिलिटी है वो आप जितनी डेवलप करोगे उतना ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम आपके लिए ईजी होते जाएगा. और ये बैठे बिठाए नहीं आती है, या ये फिर मेडिटेशन से नहीं आती है कि कैंडल सामने रख लिया देखा और मेडिटेशन बढ़ गया, तो उससे नहीं आता है. ये जितना आप टेस्ट दोगे, ओके, जितना आप हिम्मत बताओगे कि भाई टेस्ट में 5 मार्क भी मिले तो भी चलेगा, पर मैं जाके वहाँ बैठूंगा, नहीं आया तो माइंड काम करता है, फिर सोचता है, ओके, फिर सोचता है कि वहाँ बैठूंगा मैं देखूंगा क्या याद आता है नहीं आता है. ओके, और जितना आप इस डर को ओवरकम करोगे उतना एक स्टेप आगे बढ़ोगे. और जो टेस्ट से डरता है, अरे आने देने यार, 2 मार्क आने दे 50 में से 100 में से, पर जाके तुम सोचो तो भी कि वो दिया क्या है. अपने आप को टैलेंटेड समझ के मत जाओ कि जाके ऐसा लिखूंगा ना 50 में से 100 में से 80 आ जाए, नहीं. वहां जाने का मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि क्वेश्चन आते कैसे है, कनेक्शन कैसे लगाना पड़ता है. मेरी बात समझ में आया क्या आपको? ये समझो उस चीज को. इसलिए टेस्ट मैं आपको ये कहता हूं, मेरा बात 2 मिनट नहीं करेगा तो ठीक होगा, तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, टेस्ट जाके अपीयर्ड हो जाओ, फेस करो यार, यही बहुत बड़ी ताकत है, यही बहुत बड़ी ताकत है. तो यहां पे अब इसके बाद देखो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, कनेक्शन नहीं लगा मैंने समझा दिया, फिर अब नहीं भूलोगे कि हाँ यार कभी कभी सप्लाई के साथ भी कनेक्शन लगते हैं. वॉलंटरी डोनेशन जो है, वॉलंटरी डोनेशन में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको यहां पे क्विड प्रो क्वो, कुछ वर्ड याद आया, समथिंग अगेंस्ट समथिंग, क्विड प्रो क्वो मतलब सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, तो ही सप्लाई माना जाता है. इसलिए जस्ट एज अ एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड या फिलॉन्थ्रफी होगा तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा. लेकिन यहाँ पे ये एग्जम्पशन पे सवाल ही नहीं, पहला सवाल सप्लाई पे है. तो यहाँ पे उन्होंने स्कूल का ऐड किया है, स्कूल का नाम लिखा है, तो मुझे बताओ ये एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रफी है या स्कूल का प्रमोशन चल रहा है? प्रमोशन चल रहा है. तो ये डोनेशन जो ट्रस्ट को दिया और उन्होंने स्कूल का नाम दिया है, तो ये ओके सप्लाई फॉर कंसिडरेशन है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. तो क्या इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा? यस बेटा. ओके, देखो तो मैंने रीजन क्या लिखा कि ये पहली बात तो ये चैरिटेबल एक्टिविटी में आता नहीं है. अरे है ना, चैरिटेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन याद आ रही है आपको? अरे कल देखा था ना. और दूसरा और मैं आपको एक बात बता दूं,
चलो पहले तो ये खत्म कर देते फिर बताता हूँ। एंड ऑल्सो पब्लिशिंग नेम ऑफ स्कूल इज गिवन क्या, पब्लिक, ये लाइन पे आपको मार्क्स है। यानी उन्होंने रीजन देखो कैसा दिया, रीजन ये दिया कि पहली बात तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट है और उन्होंने डोनेशन लिया, और डोनेशन ये चैरिटेबल एक्टिविटी में ना पब्लिक हेल्थ में आता है, ना स्पिरिचुअलिटी में आता है, अरे है ना वो किस में एजुकेशन प्रोग्राम्स में आता है, और ना वो एनवायरनमेंट में आता है, मतलब ये चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। दूसरी बात, ओके ये प्रमोशन है, प्रमोशन है तो ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, दूसरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सेकेंड यहाँ पे नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फूड इन आनंद फूड कोर्ट लोकेटेड इन द ट्रस्ट प्रीमाइसेस। फूड सेल किया, ओके तो मुझे ये बताओ कि अगर अब इन्होंने ये कहा कि फूड सेल किया है, एक मिनट, हम एग्जामिशन किसके देख रहे हैं, सर्विसेज के। कम ऑन यार, हम एग्जामिशन, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को भी एग्जाम दिया तो किसका एग्जामिशन दिया, सर्विस का। हम गुड्स के एग्जामिशन नहीं देख रहे। तो अगर फूड सेल किया जा रहा है तो इट्स नॉट अ सर्विस, इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो क्या उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है, हाँ उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। तो देखो और फूड सप्लाई करना भी नॉन चैरिटेबल एक्टिविटी है, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर क्या, एग्जामिशन। नेक्स्ट, refundable deposit of 2 lakhs and annual fees of 1 lakhs received from the restaurant located in West Bengal using brand name and logo। एक मिनट, ये देखो अगेन इन्होंने सप्लाई से कनेक्ट किया। कैसे सप्लाई से कनेक्ट किया, सप्लाई में एक डेफिनेशन थी कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन में बोला था कि सब्सिडी और डिपॉजिट्स, याद आया ना, सब्सिडी और डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं माने जाएंगे और उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, तो खत्म। रिफंडेबल डिपॉजिट, इसका रीजन क्या होगा, तो रीजन ये आएगा कि रिफंडेबल डिपॉजिट्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, हेंस इट्स नॉट अ सप्लाई। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत अच्छा था और नो डाउट ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। फर्स्ट इंस्टेंस में डरना बिल्कुल मत कि यार अगर ऐसा एग्जाम में आ जाए तो क्या होगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई जब तुम तीसरे रीडिंग में पढ़ोगे, क्वेश्चनर पढ़ोगे, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो है एक मिनट, डिपॉजिट कितना मिला उसको, 2 lakhs, 2 lakhs पे तो नहीं आएगा, एनुअल फीस मिली 1 lakh तो उसके ऊपर आएगा, और ये चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर्ड नहीं होता है, इसलिए इसको एग्जामिशन नहीं मिलेगा। डोनेशन रिसीव्ड फॉर पूजा ऑर्गेनाइज इन अ ट्रस्ट प्रीमाइसेस ऑन द ओकेजन ऑफ क्या, शिवरात्रि। तो पूजा के लिए डोनेशन मिला, अगर आप देखोगे तो क्या एग्जम्प्ट है, क्योंकि ये रिलीजियस सेरेमनी है। यस, पूजा के लिए मिला तो ये रिलीजियस सेरेमनी है, ओके ये एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में रिसीव फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ सीनियर सिटीजन एज मोर देन 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन कोलकाता। ट्रस्ट है, 12A में रजिस्टर्ड है, अरे कुछ याद आया ना, तो मुझे ये बताओ क्या होगा इसका, टैक्सेबल होगा। अरे ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, ओल्ड एज पर्सन का है ना, एक मिनट, ओल्ड एज पर्सन रूरल एरिया में होता तो एग्जम्प्ट होता, अरे है ना, ये रूरल एरिया में या कोलकाता में, कोलकाता में, तो ये क्या टैक्सेबल हो जाएगा। यस भाई, तो ये जो है ये भी क्या टैक्सेबल होगा, क्योंकि ओनली रूरल एरिया का एग्जम्प्ट है, ओनली रूरल एरिया का एग्जम्प्ट है। ओके, तो ये टैक्सेबल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन अ सुंदरबंस वेस्ट बंगाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अरे है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो क्या ये क्या रहेगा, अरे टैक्सेबल या एग्जाम, एग्जाम रहेगा ना, ये चैरिटेबल एक्टिविटी में आता है ना, वाइल्ड लाइफ चैरिटेबल एक्टिविटी में आता है ना, तो एग्जाम रहेगा। ओके, दूसरा यहाँ पे लास्ट, लेटिंग आउट द प्रिसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस ओन बाय ट्रस्ट कोलकाता। ओके एक मिनट, रिलीजियस प्लेस दिया ओन बाय, रेंट 10,000 पर डे। ये 10,000 रिसिप्ट, अब उन्होंने लेटिंग आउट प्रिसिंग्स क्या दिया है वो नहीं पता, शॉप दी होती तो पर मंथ लेते हैं, लेकिन अगर उन्होंने पर डे बोला है मतलब शॉप नहीं है, यही प्रिज्यूम करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 10,000 पर डे यानी वो सेकंड वाला क्राइटेरिया है, कल्याण मंडपम वगैरह, ओपन एरिया वगैरह, आ रहा है ना। तो मुझे बताओ ये 10,000 पर डे है तो क्या टैक्सेबल या एग्जाम, कैसे 10,000 तक एग्जाम बोला ना, बिलो 10,000, बिलो 10। अब ऐसे जब प्रॉब्लम आते हैं ना तब मेरी जरूरत पड़ती है, अरे है ना,
हर चीज कैसे कनेक्ट होना चाहिए। और भाई साहब चैरिटेबल एक्टिविटी का जो चार्ट बना के दिया ना मैंने, तब जाके आपको समझ में आया कि अच्छा 65 ईयर्स वहाँ पे है और वो भी रूरल एरिया में है। कुछ याद आया क्या? तो वो छुपा हुआ पॉइंट भी समझ में आता है। चलो डन, चलो ठीक है। पर आपको ये सुपर टफ तो नहीं गया होगा, एवरेज समझ में आया क्या? एवरेज चीजें कनेक्ट हो रही है, समझ में आया? तो चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए। कितने? 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ओके, तो आई होप ये सॉल्व करके देखना, मजा आएगा। ओके, टैक्सेबल वैल्यू, उसके रीजंस वगैरह आपको यहां पे लिखना है। चलो डन। अब आ जाओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 वो ओपन ही रखो नीचे, ठीक है, पेज नंबर के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन यहां पे देखिएगा। मिसेस पाटिल एंड एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म एंगेज इन प्रोवाइडिंग, क्या बेटा अंडरलाइन करो, पार्टनरशिप फर्म है और लीगल सर्विस में है, पर्टेनिंग टू कॉर्पोरेट अफेयर्स, लीगल कंसल्टेंसी एंड रिप्रेजेंटेशनल सर्विस। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज: रिप्रेजेंटेड द कंपनी अपील मैटर फॉर मिसेस शहनशाह प्राइवेट लिमिटेड, उसने शहनशाह प्राइवेट लिमिटेड को सर्विस दिया जो बिजनेस एंटिटी थी, और उसको रिप्रेजेंट किया इन अपील मैटर, विच इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे था अंडर जीएसटी, एज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पीएफआई इज लेस देन थ्रेशोल्ड। थैंक यू बोलो, खुद ही बोल दिया, खुद ही बोल दिया क्या कि टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड है। क्या होगा बेटा इसका, क्या करूं मैं? पहले लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ एडवोकेट सर्विस टू बिजनेस एंटिटी कवर्ड अंडर आरसीएम, वेयर अंडर रिवर चार्ज बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स। ये पहला पॉइंट आएगा। अरे यस और नो? दूसरा पॉइंट आएगा क्या? एग्जम्पशन का। ओके, बट एज पर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017, एज पर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, जोर से बोलो, 12/2017, if legal service provided by firm of advocate to business entity whose aggregate turnover of preceding financial year below threshold, then service is exempt. Hence, in given case, RCM also not applicable. No tax is payable. 3 पॉइंट्स आने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। लिख के दो, आपको देखना है, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। नेक्स्ट, असिस्टेड एडवोकेट धीरज फॉर लीगल मैटर। अच्छा, दूसरे एडवोकेट को असिस्ट किया, दूसरे एडवोकेट को असिस्ट किया और लीगल मैटर रिलेटिंग टू क्रिमिनल केस, क्या होगा? अगर फर्म ऑफ एडवोकेट ने दूसरे फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दिया या अनदर एडवोकेट को सर्विस दिया, तो क्या टैक्सेबल या एग्जम्प्ट है? ये सीनियर एडवोकेट था कि फर्म ऑफ एडवोकेट था? हाँ, अगर ये सीनियर एडवोकेट होता, तो वो टैक्सेबल हो जाता। आप मेरी बात समझ रहे हो? पर ये फर्म ऑफ एडवोकेट है और दूसरे एडवोकेट को सर्विस दिया, तो यहां क्या दिया है? एग्जम्प्ट। थर्ड, लीगल कंसल्टेंसी सर्विस फॉर पर्सनल लैंड रिलेटेड मैटर टू इट्स क्लाइंट। ओके, पर्सनल सर्विस दिया, मुझे बेटा पर्सनल बिजनेस एंटिटी को दिया या अदर देन बिजनेस एंटिटी? टू मिस्टर बलाल देव, तो पर्सनल सर्विस दिया लैंड मैटर से रिलेटेड, तो ये अदर देन बिजनेस एंटिटी, ये भी क्या रहेगा बेटा? एग्जाम। प्रोवाइडेड लीगल सर्विस टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर एन ऑफिशियल मैटर, एग्जाम। ओके, वेदर अबव सर्विस आर टैक्सेबल और एग्जाम, ऑल्सो गिव द रीजन फॉर द सेम। भाई साहब, ये मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, प्रिंट नहीं हुआ, पर ऐसे क्वेश्चन आए तो मार्क्स मत छोड़ना, ठीक है? ओके, बहुत ही इजी चैप्टर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। हाँ, ये मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन है। चलो, सीड फार्मर एसोसिएशन इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटिंग टू, क्या बेटा? एग्रीकल्चर। इट फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी अंडरटेकन बाय हिम इन द मंथ ऑफ, क्या? मे। कल्टिवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर, cultivation of plant for food, fiber, fuel, raw material or any other product. Flower is a product. तो ये टैक्स रहेगा या एग्जम्प्ट रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। देन पैकिंग ऑफ टोमेटो केचप,
वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स एंड बिस्किट्स क्यों टैक्सेबल? एपी नहीं है, दे आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसके बाद में नेक्स्ट, सेल ऑफ टी एंड राइस ऑन कमीशन बेसिस, टी लीव्स होता तो वो एपी होता। अरे है ना, ये टी लीव्स है या टी है? टी है तो टैक्सेबल है ना। एक बार आंसर भी देखते जाओ। ओके, टैक्सेबल। और राइस भी एपी नहीं है। अच्छा, राइस की तो सर्विसेज एग्जम्प्ट है ना, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट है। ये क्या है? कमीशन एजेंट। क्या ये टैक्सेबल होगा? यस। पैकेजिंग ऑफ पल्सेस इन रिटेल पैक्स टैक्सेबल। ट्रेनिंग ऑफ फार्मर ऑन यूज ऑफ साइंटिफिक टूल्स एग्रो मशीनरी एग्जम्प्ट है। एक्सटेंशन सर्विस, अरे आया ना, ये एग्जम्प्ट रहेगी। आंसर देखो बराबर है। लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू स्टड फॉर्म, स्टडी फॉर्म नहीं बेटा, वहां स्टड फॉर्म कर देना, टू स्टड फॉर्म। स्टड फॉर्म क्या होता है? रेनिंग ऑफ हॉर्सेस। आपने वैकेंट लैंड स्टड फॉर्म के लिए, हॉर्सेस के लिए दिया। कोई भी रेनिंग ऑफ लाइफ एनिमल या एग्रीकल्चर एक्सेप्ट हॉर्सेस, इसलिए ये क्या होगा? टैक्सेबल होगा। यस और नो? ग्रेडिंग ऑफ व्हीट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एग्जाम। ग्रेडिंग, ट्रेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, कुछ याद आ रहा है क्या? ये एग्जाम। टेस्टिंग ऑफ सैंपल फ्रॉम प्लांट फॉर पेस्ट डिटेक्शन एग्जाम है। कंफर्म? एक बार आंसर देखो, एग्जाम है ना। टेस्टिंग ऑफ सीड्स प्लांट्स एग्जाम रहेगा। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म एग्जाम। सप्लाई फॉर्म लेबर एग्जाम। रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी एग्जाम। प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटो केचप एंड पोटैटो चिप्स। वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वेयर अदर दिया है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्जाम। वेयरहाउसिंग ऑफ सीजनल वेजिटेबल फ्रूट सीरियल्स एंड पल्सेस एग्जाम। सिंपल था। यस और नो? आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क सॉल्व करना। इससे टफ प्रॉब्लम नहीं आ सकता। सारे पैरामीटर्स मैंने ले लिए। डन? चलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। वो ऐसा नीचे ही रखो क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल ओपन करके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में सीए इंटर आरटीपी में ये सवाल था। डेक्कन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंडिया में है ना। नाला है, कोई ना बोल दे। ओके, तो आइलैंड प्रोवाइडेड द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, कौन सी सर्विस दे रहा है? टू लोकल रेसिडेंट इन अ फेरीज ओन बाय इट फ्रॉम नील आइलैंड टू हेवलॉक आइलैंड, आइलैंड जो रखा है। डिटरमाइन वेदर जीएसटी इज पेएबल और नॉट। एक मिनट, फेरी है, सोच के थोड़ा, फेरी है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जा रहा है और लोकल रेसिडेंट के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। सी रूट से है, अरे है ना। सी हमने क्या देखा था? फेरी भी होगी, फिर वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, अरे है ना, फिर गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है और सी रूट से लिए तो क्या एग्जाम रहेगा? यस, एग्जाम रहेगा। लिखने का तरीका देखो, ये मुझे आपसे अब ये डेवलप करना है लिखने का तरीका। आंसर पढ़ोगे, पॉइंट फिक्स करोगे, अरे है ना, और फिर उसको प्रेजेंट करोगे। जैसा आरटीपी में दिया मैंने वैसा का वैसा लिया है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ऑपरेटर डेक्कन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड आर एग्जाम बाय क्यू एग्जाम। ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर क्या? टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल बिटवीन प्लेस लोकेटेड इन इंडिया इज ऑल्सो एग्जाम वाइड एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। अब आरटीपी में तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया उसने नोटिफिकेशन नंबर, पर उनको कहना हमको याद है। कौन सा याद है? नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। इसलिए आप कहोगे जा तुझे, मैं हम एक्स्ट्रा लिखते हैं। ओके, कौन सा नोटिफिकेशन नंबर? 12/2017, अरे है ना। ओके, उसके बाद में सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है और ये प्राइवेट फेरी होगी तो भी ओके, clarified that exemption would apply to ticket purchase for transportation from one point to another whether it is owned by private operator या by government। ओके, तो ये आप यहां लिख सकते हो कि प्राइवेट या गवर्नमेंट की हो, किसी की भी हो, तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा।
ओके, ओनली एक्सक्लूजन इज ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टूरिज्म। अब इसको बहुत खींच लिया, सच में को तो बहुत खींच लिया, 3 लाइन में भी खत्म हो सकता है, पर आरटीवी में बहुत खींचा, 3 लाइन में कैसे खत्म हो सकता है? ओके, इफ ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई रिपीट द वर्ड, फॉर क्या? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या होगा? एग्जाम। बट इफ इट इज यूज फॉर क्या? टूरिज्म, देन टैक्सेबल। सिंपल वर्ड में हो सकता, अननेसेसरी खींचा। मैं चाहता हूं आप सिंपल वर्ड में ट्राई करना। Okay, tourism, then taxable. Okay, second line. As per CBSE clarification, if ferry is used for public transport, whether owned by government या private person, then it is exempt. Exempt रहेगी. Hence conclusion. That's all. 3 से 4 लाइन में। कभी कभी जब सजेस्टेड आंसर पढ़ते हो या कभी कोई बुक के आंसर पढ़ते हो तो लग रहा है कि बहुत खींचा है, बहुत लेंदी है, इमीडिएट पेज लेना, फटाफट पॉइंट्स में उसको छोटा करना। अगर आप ये सोचते होंगे कि एग्जाम में ऐसे का ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है यार, 3-4 पॉइंट्स में खत्म कर सकते हो, ट्राई तो करो। यस और नो? ओके, चलो लिखवा दो सर, भाई साहब मुझे एग्जाम में लेके जाओ ना, मैं लिख देता आपके आंसर शीट। ओके, खुद तो ट्राई करो। अब आंसर दिया हुआ छोटा करना है वो भी नहीं हो रहा है आपसे, सरप्राइज है। दिया हुआ आंसर सिर्फ आपको पॉइंट वाइज में थोड़ा कंसाइज करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। सर आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो, आजा आजा इधर आजा। हाँ, मिस्टर ए, बोर्डेड राजधानी एक्सप्रेस। 1 मिनट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया, ये पुराने सर्विस टैक्स में था तो मैंने, और एग्जम्पशन सेम है सर्विस टैक्स का और जीएसटी का, मैंने ये जानबूझ के लिया क्योंकि आने के पूरे चांसेस है, इसलिए इसको स्टार करना। ओके देखो, मिस्टर ए बोर्डेड राजधानी एक्सप्रेस। ए राजधानी एक्सप्रेस में बैठा, एसी ट्रेन में बैठा, तो पहला टिकट उसने एसी ट्रेन का लिया, टैक्सेबल। ओके, फ्रॉम कानपुर ऑन जुलाई 5 एंड डिसइम्बार्क, डिसइम्बार्क मतलब उतर गया, एट न्यू दिल्ली, दिल्ली में उतर गया। देन ही हायर्ड अ कार, कार हायर किया, टैक्सी हायर किया, फ्रॉम अ लोकल कैब ऑपरेटर फॉर होल डे ऑन अ लमसम कंसिडरेशन एंड विजिटेड दिल्ली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। टैक्सी हायर किया, टैक्सेबल रहेगा? यस और नो? चलो ये टैक्सेबल। तो कभी आप टूर पे जाओ तो थोड़ा जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट से सोचना, अच्छा ट्रेन में बैठे, फिर हम टैक्सी में बैठे। ओके, उसके बाद में नाउ ये भी टैक्सेबल होगा। इन द नाइट ही टूक द मेट्रो, ओह मेट्रो, टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बोर्डेड फ्लाइट टू मुंबई। मेट्रो में बैठा, एग्जाम रहेगा। मेट्रो टिकट पे टैक्स आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अरे है ना, मैं इंटर लेवल पे जरूरत नहीं है, पर अगर बात निकली तो दूर तक जाएगी। फिर तो मेट्रो है, मेट्रो है, मेट्रो की टिकट्स लिया गया, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां से पैसेंजर एम्बार्क होगा, पर वो एग्जाम्प्ट है फिलहाल, इसलिए अभी उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। नहीं समझे यार, जाने दो। जब मिक्स होते हैं चीजें तो मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि वही रियल कंसल्टेंट है। समझ में आया क्या? फिर इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर टाइम ऑफ सप्लाई, फिर एग्जम्पशन, टैक्सेबिलिटी, सप्लाई, वॉट एवर इट में भी, जाने दो। फिर वो मुंबई फ्लाइट के लिए पहुंचा। एट मुंबई एयरपोर्ट ही बुक अ रेडियो टैक्सी। एक मिनट, ही टुक अ मेट्रो टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बोर्डेड एट अ फ्लाइट, फ्लाइट का भी लेना पड़ेगा ना, फ्लाइट का टैक्सेबल होगा क्या? हाँ। एट मुंबई एयरपोर्ट ही बुक अ रेडियो टैक्सी थ्रू अ स्पीड कैब ऑपरेटर ईसीओ फॉर गोइंग हिज होटल, टैक्सेबल? हाँ टैक्सेबल, ईसीओ के थ्रू है। और वैसे भी वो रेडियो टैक्सी थी, मीटर कैब भी होता, अरे है ना, मीटर कैब भी होता तो भी टैक्सेबल होता, क्यों? ईसीओ के थ्रू। ओके, फॉर गोइंग टू होटल, मिस्टर ए रिटर्न टू कानपुर फ्रॉम डिफरेंट ट्रेन, पुष्पक एक्सप्रेस इन अ स्लीपर क्लास। ये एग्जाम रहेगा। विथ रेफरेंस टू नोटिफिकेशन 12/2017, बोलो उनको, याद है हमको? 12/2017 याद है हमको। एग्जामिनिंग द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी। अब भाई साहब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, और मुझे पता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको पूछते कैसे, इसलिए वो चीज मैं लर्न करवा देता हूं आपसे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये बताओ एग्जामिशन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर दे दिया। तो आप तो मेरे स्टूडेंट हो, देखते ही समझ में आना चाहिए एग्जामिशन वाला है।
अरे है ना, ये एग्जाम्शन वाला है। तो अब यहां पे एग्जामिन द लिविबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन वेरियस मोड ऑफ ट्रेवल अंडरटेकन बाय मिस्टर ए। सब तो सॉल्व कर दिया हमने, सिंपल वे में आंसर दिया हुआ है। हाँ, आपने पहले, अच्छा लिखने का तरीका क्या, तो पहले एग्जाम्शन लिख लिए, अरे यस और नो, एग्जाम्शन की प्रोविजन दे दी और फिर स्टेप बाय स्टेप रिमार्क दे दिया हर चीज के लिए, लिख के जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, हाई एल्प्स केबल कार कंपनी, केबल कार रन ए केबल कार टू ट्रांसपोर्ट पिलग्रिम्स अपहिल टू माउंटेन टॉप वेयर होली श्राइन इज सिचुएटेड। अरे पिलग्रिम्स के लिए है, श्रद्धालु लोगों के लिए, कोई एग्जाम्शन नहीं। क्या टैक्सेबल रहेगा? यस। एग्जामिन वेदर हाई एल्प्स केबल कार कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी, यस, नो एग्जाम्शन। अरे समझा या नहीं समझा? यस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। आज बहुत सारा होमवर्क है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 पे, और कल मैं चेक करूंगा क्योंकि आज बहुत सारा है, इसलिए कल चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। डिस्कस वेदर जीएसटी चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, ऑल्सो गिवन नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। एक मिनट, कौन कौन ट्रांसपोर्टर, कौन? जीटीए। और टैक्स आएगा या नहीं आएगा? क्या ये पूछा है? क्या जीटीए देखते आपके दिमाग में क्या जाता है? आरसीएम? नहीं, उन्होंने ये नहीं पूछा टैक्स कौन देगा, सिर्फ इतना बताना है टैक्स आएगा या नहीं आएगा। शुरू मत हो जाना, इन केस ऑफ जीटीए 12% एंड 5%। अरे नालायक को पूछा ही नहीं, पूछा है कि सिंपली क्या टैक्स आएगा या नहीं आएगा। डन, ओके। तो पहला यहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर बाय जीटीए। अब एग्जाम में मत लिखना, डोंट यू नो डॉक्टर मोना? हाँ, शी इज वेरी स्पेशलिस्ट, ओके। तो यहां पे क्या आएगा? डॉक्टर मोना। ओ ऑर्गेनिक मैन्योर क्या एग्जाम्ड है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय जीटीए, नॉर्मल गुड्स बाय जीटीए टैक्सेबल होगा। हाँ, जीटीए सारे गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, टैक्सेबल है, एक्सेप्ट डॉक्टर मोना, ठीक है। नाउ ये टैक्सेबल। अब जैसा अभी एक ब्रेक में क्वेश्चन आया, सर कॉर्ड ब्लड बैंक ये कहां लिखा है टैक्सेबल है? ये लिखा कहीं नहीं है, उसको इंटरप्रिटेशन है, ऑल सर्विसेज बिकम टैक्सेबल एक्सेप्ट एग्जम्पशन। एग्जम्पशन में दिया होगा तो इट्स एग्जम्प्ट, नहीं तो टैक्सेबल। और कॉर्ड ब्लड बैंक हेल्थ केयर के डेफिनेशन में कहीं नहीं आता है, इसलिए वो टैक्सेबल है। समझ में आया क्या? इसलिए वो टैक्स। तो पहले तो एसआर के बनने का, ऑल सर्विसेज बिकम टैक्सेबल एक्सेप्ट एग्जम्पशन। समझ में आया क्या? तो नाउ नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉलिस्टर फाइबर, all transportation services of goods are taxable except डॉक्टर मोना बाय जीटीए। अरे यार, तो ये डॉक्टर मोना में नहीं आता है, क्या ये टैक्सेबल होगा? यस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, ओनली मिल्क एग्जाम्प्ट है, मिल्क प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट नहीं है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स? दही मिल्क प्रोडक्ट है, पनीर मिल्क प्रोडक्ट है, तो ध्यान रहे मिल्क एग्जाम्प्ट है। मिल्क, एक मिनट, मिल्क एग्जाम्प्ट मतलब मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्प्ट है। मिल्क प्रोडक्ट क्या टैक्सेबल होगा? पकड़ पकड़, कौन है? पकड़, बताओ कौन है? मिल्क प्रोडक्ट जो है, तो यहां पे वो क्या होगा? टैक्स। ख्याल रहे, मिल्क ऑफ गुड्स उसका ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्प्ट है, मिल्क प्रोडक्ट क्या रहेगा? टैक्सेबल। ये अब कोई काम का नहीं, ऑथर नोट निकाल दो, कंफ्यूज करेगा आपको। पहले क्या था? बेसिक अमाउंट का एग्जाम्पशन था 1500 750, लेकिन अब वो एग्जाम्पशन विड्रॉ कर लिया, दैट एग्जाम्पशन हैज बीन क्या? विड्रॉ। तो अभी अगर आपको ऐसा आए, अब कभी कभी क्या होता है, जो विड्रॉ होता है उस पर भी पूछते हैं कि आपको आए 1500 रुपए पर चार्जेस लगाए, 750 रुपए पर चार्जेस लगाए, तो नाउ इट इज अ टैक्स। अब एक बात कहो, क्या डॉक्टर मोना छोड़ के एवरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या टैक्सेबल बाय जीटीए? ठीक है, चलो चलो यहां पे
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 13, ये स्टडी मैट में आपके, ये जो आपका न्यू स्टडी मैट आया है उसमें ये क्वेश्चन कवर्ड है। एग्जामिन वेदर जीएसटी इज पेबल इन द गिवन इंडिपेंडेंट केसेस। इंडिपेंडेंट केसेस मतलब दोनों अलग अलग है। अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हैज हायर्ड मोटर व्हीकल, एक मिनट, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने मोटर व्हीकल हायर पे लिया टू कैरी 8 to 10 पैसेंजर फ्रॉम द फास्ट कैब रेंटिंग मोटर व्हीकल रेंटिंग कंपनी। गिव योर कमेंट वेदर द जीएसटी इज पेबल इन दिस केस और नॉट। टैक्सेबल? अरे स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने हायर, अगर पैसेंजर की कैपेसिटी 12 से ज्यादा होगी तो ही एग्जाम। ये 12 है या 8 to 10 है, तो क्या ये टैक्सेबल होगा? लिख के जरूर देखो। एग्जामिशन चैप्टर अगर आपने मेरे साथ कर लिया ना तो मैं तुमको गारंटी कहता हूं कि बाद में आप याद करोगे कि सर ने अच्छा करवा दिया, हमारे से लिखवा के लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकंड, ST Limited has given a 5 hire, sorry, ST Limited has given on hire 5 truck to T2 Transport of Delhi, GTA, for transport of goods in a central and west Delhi. Hiring charges of truck 70. अगर GTA को आपने कोई भी मोटर व्हीकल हायर पे दिया, किसको दिया? GTA को, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। देखो तो तीसरा बी वाला एग्जामिशन देखो ना, अभी जो हमने देखा बी दिखा आपको, बी ओके, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू होम टू GTA, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। तो ये बेटा क्या रहेगा? एग्जाम। ये बी में कवर्ड है। सीरियल नंबर 22 बी क्लॉज देखो, टू GTA दिखा आपको? हाँ, तो उसमें ये एग्जाम्शन कवर्ड है। तो चलिए, ये हमने देखा यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक स्टडी मटेरियल में था और एक क्वेश्चन मैंने बनाया था। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्या? गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। यस, कम फास्ट। 17 पे आ जाओ। ठीक है, एग्जाम्शन चैप्टर। और एक काम करना है, एग्जाम्शन चैप्टर में एजुकेशन सर्विस का चार्ट ओपन करके रखो। एग्जाम्शन चैप्टर में एजुकेशन सर्विस का चार्ट ओपन करके रखो। चलो डू इट फास्ट। AB लिमिटेड और रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु, provided following services for the month of October 20XX. October 20XX जो है, ओके, उसका डेटा दिया गया है। ठीक है, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, तो सबसे पहले AB लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है। ओके, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ फ्रॉम होम टू कॉलेज एंड बैक to Commerce College, a private college providing degree courses of BBA, MBA, BCom और MCom. AB Limited कॉलेज को सर्विस दे रही थी और वो कॉलेज को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रही थी, स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ। सबसे पहले तो सवाल मेरा आपसे ये है, ध्यान सुनिएगा, सवाल आपसे ये है कि स्कूल कॉलेजेस सर्विस दे रहा है या प्राइवेट कंपनी कॉलेजेस को सर्विस दे रही है? तो प्राइवेट कंपनी कॉलेजेस को सर्विस दे रही है तो P2C टाइप करो, P2C टाइप करो। तो यहाँ पे ABC रजिस्टर्ड कंपनी ये सर्विस दे रही है, किसको सर्विस दे रही है? कॉलेजेस को। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे वो प्राइवेट कॉलेज है जो BBA, MBA, प्राइवेट पब्लिक हो या प्राइवेट हो, सॉरी, कॉलेज पब्लिक हो या प्राइवेट हो, अगर वो ऐसे कोर्सेज दे रही है जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है एजुकेशन, तो उसमें एग्जम्पशन मिलेगा। तो अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जाओ एग्जाम्पशन देखो, एग्जाम्पशन देखो। अगर आपको याद होगा तो EI जो है बाय और EI 2, ओके, EI बाय और EI 2, ये बाय में तो नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 2 में। 2 में अगर आप देखते हो तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फॉर स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, ये ओनली स्कूल को एग्जम्प्ट है, ये कॉलेजेस को एग्जम्प्ट नहीं है, ये ओनली स्कूल को एग्जम्प्ट है। जो ओके, यहाँ पे प्राइमरी और हायर एंड सेकेंडरी स्कूल यानी अप टू 12 तक होगा तो एग्जम्प्ट है, इसलिए इसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ये टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन मंथली मैगजीन containing question bank and latest updates in law to students of PQR Law College offering degree courses of LLB and LLM. Now ये जो कॉलेज है ये LLB और LLM कोर्सेज दे रहा है
जो रिकॉग्नाइज बाय लॉ है और उस कॉलेज को ऑनलाइन मैगजीन या पीरियोडिकल सर्विस दी जा रही है। तो ऑनलाइन मैगजीन तो देखो वहां पे 2 में, देखो 2 में तो AB लिमिटेड ऑनलाइन मैगजीन सर्विस दे रहा है। किसको दे रहा है ऑनलाइन मैगजीन सर्विस? कॉलेजेस को दे रहा है। या ऑनलाइन पीरियोडिकल सर्विस दे रहा है, मैगजीन या पीरियोडिकल कॉलेज को दे रहा है, जो ऐसी सर्विसेज दे रहा है इन एजुकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो ये क्या रहेगा बेटा? एग्जम्प्ट रहेगा। ये एग्जम्प्ट रहेगा, ये समझा क्या? ये कॉलेज को एग्जम्प्ट रहेगा। हाउसकीपिंग सर्विसेज टू टी कोचिंग इंस्टीट्यूट, हाउसकीपिंग सर्विसेज अगर स्कूल को दिया तो ही एग्जम्प्ट है। ये प्राइवेट कोचिंग स्कूल है, इसलिए ये जो रहेगा ये टैक्सेबल रहेगा। प्राइवेट कोचिंग स्कूल का टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्विसेज टू एन हायर सेकेंडरी स्कूल, देखो एग्जाम्शन में अगर यहां पे ओके सिक्योरिटी सर्विस टू स्कूल को दिया जा रहा है तो ये एग्जम्प्ट रहेगा, ये एग्जम्प्ट रहेगा बेटा। नेक्स्ट, सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर यानी कैटरिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ ABC मेडिकल कॉलेज ऑफरिंग डिग्री कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। कैटरिंग सर्विस दी गई तो एग्जम्प्ट है, पर ये एग्जाम सिर्फ स्कूल को है, ये कॉलेज को दिया गया, कॉलेज को कैटरिंग सर्विस एग्जाम नहीं है। ओके ये कैटरिंग सर्विस है बेटा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कैटरिंग है, तो ये जो है ये एग्जाम नहीं होगी, ये टैक्सेबल होगी। ये CA इंटर दिसंबर 21 एग्जाम में पूछा गया था भाई साहब। ओके अगर आपको ये एग्जामिशन के चार्ट याद आता होगा तो बहुत इजी, नहीं तो यही समझ में नहीं आता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इजी लगा, इजी लगा होगा तो इजेड टाइप कीजिएगा। आपको पूरा अच्छे से ये टेबल एक बार का नहीं भी ड्रॉ किया तो चलेगा, मुझे रिमार्क चाहिए। आप सिर्फ रिमार्क भी देख के लिखोगे तो भी मेरे लिए इनफ है। ओके यानी इधर टाइम आपने नहीं भी दिया पर रिमार्क लिख के देखो, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। ओके ये समझ में आया क्या? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। ये CA इंटर RTP नवंबर 2020 में ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड registered in Punjab is engaged in supplying variety of services. Its turnover was 35 lakhs in preceding financial year. उसका टर्नओवर मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर पिछले साल का 35 lakhs था। It has provided following information for April. Fees for coaching provided to student for competitive exam. Coaching center is run by Multi Service Private Limited in Punjab. Intra-state supply. भाई साहब ये इंट्रास्टेट सप्लाई है, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है। प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को कोई एग्जाम्शन नहीं है, ना ये स्कूल है ना ओके स्कूल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं लिखा है कि कॉलेज प्रोवाइडिंग करिकुलम अंडर द एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ, ऐसा भी नहीं लिखा है, इसलिए पूरा टैक्सेबल होगा। सेकेंड, रिसीव फॉर सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू ओके पुरोहित यूनिवर्सिटी दिल्ली, प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ बीइंग अ इंटरस्टेट सप्लाई। अब थोड़ा केयरफुली देखना, चार्ट सामने रखो। ये जो है ये सर्विस दे रहा है यूनिवर्सिटी को, प्रोवाइडिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, मतलब वो EI को सर्विस दे रहा है, यानी सर्विस टू EI है। जैसे ही टू EI है आ जाना। अब कौन सी सर्विस दिया? कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन या एडमिशन सर्विस किसी भी EI को दिया गया तो ये एग्जाम्प्ट रहेगा, इसलिए ये सर्विस एग्जाम्प्ट रहेगी, ये सर्विस एग्जाम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ फॉर देयर रेसिडेंस टू लोटस पब्लिक स्कूल हायर एंड सेकेंडरी स्कूल, तो ये इंट्रा स्टेट है। ओके तो ऐसे सिचुएशन में स्कूल को किसी ने भी, स्कूल को अगर किसी ने भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया तो ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा, तो यहाँ ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा बेटा। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज टू धानी पब्लिक स्कूल प्री स्कूल, तो ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा। ओके पर ख्याल रहे इसमें से कुछ यहाँ पे इंट्रा स्टेट है, कुछ इंटर स्टेट है, इसलिए यहाँ आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे
तो ये ध्यान रखना कि सिर्फ आपको टैक्सेबल वैल्यू नहीं, जीएसटी भी निकालने बोला है और जीएसटी के भी रेट्स दिए हैं। तो ऐसे केस में आपको टेबल में इंट्रा और इंटरस्टेट की वजह से आपको सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी, इसमें आप आई जीएसटी भी पहले ले सकते हो, बाद में सी जीएसटी और एस जीएसटी भी ले सकते हो। ये आप सॉल्व करके देखना प्लीज, ये सॉल्व करके देखना। तो ऐसे केस में आप पूरा सॉल्व करके देखना, पर्टिकुलर्स, वैल्यू, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, या फिर आई जीएसटी, सी जीएसटी और एच जीएसटी, और पूरा टैक्स लाइबिलिटी निकालना। और यहां नोट्स, रिमार्क इधर पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए नीचे नोट्स आप लिख कर देखोगे। ओके, तो ये सॉल्व करना बेटा। आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं पहले कह रहा हूं। देख लिया सॉल्व करके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मजा आ गया। चलो चलो 22 लेना चाहोगा, 22 लेना चाहोगा, 22 पे आ जाओ। देखो, ये सीए इंटर आरटीपी में 22 में सवाल पूछा गया और एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है, एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, तो यहां पे गीता सर्विसेज लिमिटेड, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, द कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, अब ये टेबल दिया है, थोड़ा नीचे का भी पढ़ लेते हैं। कमेंट ऑन टैक्सेबिलिटी, आपको वैल्यू वैल्यू नहीं निकालना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि एग्जम्प्ट या टैक्सेबल, इतना ही बताना है। देखो, सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनिनेस ऑफ रोड नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, सप्लाई ऑफ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब मैं आपको कहूँ क्या, इतना याद आना थोड़ा डिफिकल्टी होगा इसमें, और थोड़ा मुश्किल भी होगा, पर मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अगर अगर एग्जाम में आ गया और ऐसे ही आ गया तो चलो, हमने पढ़ा हुआ है तो हमारा यहाँ पे जो है कवर हो जाएगा। अदरवाइज ये ना बहुत ही ऑड क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, और वो आरटीपी का है, एग्जाम में तो नहीं पूछा, आरटीपी का है, पर मैं ले लेता हूँ, आ गया तो वी आर रेडी फॉर दैट। सप्लाई मैन पावर फॉर क्लीनलीनेस ऑफ रोड फॉर नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स। अब क्यों मैं इसको कहता हूँ कि ऑड पूछा गया, आ जाइए अब एग्जामिशन चैप्टर में आओ। मैं ये जानबूझ के ले रहा हूँ कि अगर आ गया तो वी आर रेडी, अदरवाइज आप क्या फाइनल का भी स्टूडेंट इसको करने जाए तो थोड़ा डिफिकल्टी है, पर आप एग्जामिशन चैप्टर में तो आओ। एग्जामिशन चैप्टर में जब आओगे तो मैंने अदर रिलेटेड एग्जामिशन दी है ना, ये थोड़ा अदर रिलेटेड एग्जामिशन से रिलेटेड दिया गया है। अगर आप आओगे अदर रिलेटेड में, आओ फटाफट उधर। अदर रिलेटेड एग्जामिशन में यहाँ पे, तो कभी कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो एक दो मार्क आपके इधर उधर हो सकते हैं। अदर रिलेवेंट एग्जामिशन में जब आओगे आखिरी आखिरी में, आई थिंक पेज नंबर देख लेना, इधर उधर हो सकता है, पर पेज नंबर 221 पे आओगे। हाँ, वहां पे एक एग्जामिशन 3A, एंट्री नंबर 3 अगर आप देखोगे तो वहां एक एग्जामिशन है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन 25% वैल्यू ऑफ सेड कंपोजिट सप्लाई, okay, provided to the government or local authority by way of activity in relation to functions of municipality 243W और 243G, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। ये वो एग्जाम्पशन है, अब याद आना मुश्किल ही है, सच में कहूँ तो याद आना मुश्किल है, पर बता रहा हूँ। रोड का क्लीन करना, रोड क्लीनिंग करना, ये आर्टिकल 243W और 243G में आता है, और ये सर्विस अगर आपने गवर्नमेंट को दी तो ये एग्जाम्प्ट होगा। तो भाई साहब इसलिए उसको एग्जाम लिखा क्योंकि प्योर सर्विस दिया है और गवर्नमेंट को दिया है, तो ये एग्जाम्प्ट होगा। ओके, ये एग्जाम्प्ट होगा। चलो भाई, अब ऐसा एक आधा और आ गया तो मैं सच में कहूँ ना, आपको क्या, मेरे को भी याद नहीं आना है। ओके, यहाँ पे ऐसा कोई और आ गया तो मेरे को तो ठीक है, याद आ जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी है। दूसरा, पर डरना मत, पूरे एग्जामिशन चैप्टर में एक आधा कोई ऐसा रहा तो छोड़ दो उसको। हाँ, अब ऐसा आ गया तो मन से तुक्का मारना है, अगर क्लिक हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप ओन बाय गीता सर्विस लिमिटेड बाय वे ऑफ सेल ऑफ शुगर अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। फेयर, वही वही उसी पेज पे देखो 11A, उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर देना, फेयर प्राइस शॉप को, यानी राशन जो शॉप होती है, फेयर प्राइस शॉप मतलब राशन की शॉप,
तो ओके, राशन की जो शॉप होती है वो यहाँ पे जो गवर्नमेंट को सर्विसेज देती है, सस्ते में बेचती है, तो उनको एग्जम्पशन दिया है, तो सेकंड वाला भी एग्जाम रहेगा, फेयर प्राइस शॉप का। तीसरा, सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स in a municipal area involving replacement of defunct lights and other spare along with maintenance. Generally, replacement of defunct light and other spare constitute 35% of supply of services. Okay, अब वो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर से वही पेज पे आ जाओ, सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। उसमें ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी आर्टिकल 243 डब्ल्यू और जी की सर्विस दी, अब ये आर्टिकल 243 डब्ल्यू और जी की सर्विस है, पर इसमें ओके जो है यहाँ पे गुड्स और सर्विस का अमाउंट मिला के 35% दिया है, जबकि उसमें लिया है 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गुड्स और सर्विस का, यानी जो आपकी सर्विस है उसमें गुड्स एलिमेंट जो है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 35% है, इसलिए टैक्सेबल होगा 35%, क्योंकि 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 35% यहाँ पे गुड्स एलिमेंट है, इसलिए वो टैक्सेबल होगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, सर्विस ऑफ ब्राउचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 70% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बोन बाय द गवर्नमेंट। हाँ, ख्याल रहे, अब ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, यहाँ अगर आप आओगे तो थोड़ा सर्विसेज टू द गवर्नमेंट जो मैंने अपने डिस्कशन में लिया था, पेज नंबर 216 पे आओ। पेज नंबर, अगर आपके पास नया नोट्स होगा तो, पुराना होगा तो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट आपको दिखेगा, तो नया नोट्स होगा तो पेज नंबर 216 पे अगर आओगे, पेज नंबर इधर उधर हो सकते हैं, सर्विसेज टू गवर्नमेंट, तो उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट देखोगे, और उसमें एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट ने 75% से ज्यादा ओके वो प्रोग्राम को फंडिंग दिया होगा तो एग्जाम्प्ट है। यहाँ 75 नहीं, यहाँ 70% का फंडिंग है, इसलिए वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 70% के फंडिंग है। और नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये टैक्सेबल है बेटा, पहले एग्जाम था, अब ये टैक्सेबल है। थोड़ा ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डिस्कशन के लिए क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, एक दो एडजस्टमेंट कुछ तो समझ जाएगी आपको, कुछ तो एडजस्टमेंट इतनी छुपी हुई है कि आर्टिकल 243 डब्ल्यू और 243 जी में आता है ये रोड क्लीन करना, ये लाइट चेंज करना, ये भी थोड़ा सोचना फाइनल वालों के लिए मुश्किल है, पर मैंने ले लिया। अगर आ जाता है तो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, अगर आ जाता है तो डन, तभी ये लिख के देख लेना एक बार। चलो डन, नेक्स्ट। चलो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, हाईलाइट करना, और आरटीपी में भी है, मॉक टेस्ट पेपर में भी है, स्टडी मैट में भी है, ठीक है। एग्जामिन वेदर जीएसटी इज पेबल इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, has conducted an entrance test examination for various courses run by it and charged the entrance fees for the applicant। जाओ EI में जाओ, EI में कॉलेज है, रिकॉग्नाइज है, रिकॉग्नाइज कोर्सेज दे रहा है, और has conducted the entrance test examination for various courses run by it। EI अगर दो सर्विसेज देता है तो एग्जाम, एक एनी सर्विस टू स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ एग्जाम, और दूसरा एंट्रेंस फीस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एग्जाम। तो ये एंट्रेंस फीस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये एग्जाम रहेगी, ये एग्जाम रहेगी, एंट्रेंस फीस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सेकंड, राम एंड एग्रीकल्चरिस, ये इंडिपेंडेंट सप्लाई बेटा, इंडिपेंडेंट मतलब सारी केसेस अलग अलग है। राम एंड एग्रीकल्चरिस हैज स्टोर्ड शुगर केन इन अ वेयर हाउस, शुगर केन वेयर हाउस में रखी है। He has taken a fumigation service in the said warehouse from Gupta Pest Control Company for which he paid the consideration 6,000। जाओ एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर जाओगे तो आपको यह समझ में आएगा कि फ्यूमिगेशन एट एन एग्रीकल्चर फॉर्म एग्जम्प्ट है। फ्यूमिगेशन अगर वेयरहाउस में होगा तो अब एग्जम्पशन नहीं, पहले था पर अब एग्जम्पशन नहीं है, वो पुरानी प्रोविजन थी, एग्जम्पशन था। अभी सिर्फ फार्म पे फ्यूमिगेशन होता है तो एग्जम्प्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या टैक्सेबल होगा? तो यस बेटा, फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस, ओके, फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस आर टैक्सेबल, वो टैक्सेबल रहेगा। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, स्मार्ट किड्स is a play school located in Delhi. Smart Kid has outsourced the catering services for the supply of food and drink in the canteen of play school to BTV caterers, Delhi, for a consideration of rupees 8 lakhs per annum। एक मिनट, स्कूल है,
स्मार्ट किड आउटसोर्स द कैटरिंग सर्विस, यानी कैटरिंग सर्विस वाले ने स्मार्ट किड्स को स्कूल को सर्विस दिया और सप्लाई फूड ड्रिंक एंड कैंटीन और डेली और 8 लाख पर एनम का। ओके, कैटरिंग वाला स्कूल को सर्विस दे रहा है। अगर कैटरिंग वाला स्कूल को सर्विस दे रहा है तो बेटा वो एग्जम्प्ट है। ओके, तो ये एग्जम्प्ट रहेगा, ये एग्जम्प्ट रहेगा, कैटरिंग वाला स्कूल को सर्विस दे रहा है। नेक्स्ट, वेलनेस हॉस्पिटल, हेल्थ केयर में जाओ। अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन तिरुपति is specialized in diabetic treatment. Hospital has its own canteen, tasty food. Hospital की खुद की कैंटीन है, tasty food. The canteen serve the food and drink to inpatients as advised by doctor nutritionists of the hospital. Okay, inpatients मतलब admitted patients. कैंटीन हॉस्पिटल की है, एडमिटेड पेशेंट्स को डॉक्टर के हिसाब से, न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से फूड दिया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अदर पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड और अटेंडेड और विजिटर्स इन पेशेंट्स आल्सो टेक अ फूड। तो जो एडमिटेड पेशेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो एडमिटेड पेशेंट्स होगा वो एग्जाम, उसको जो फूड दिया गया, क्योंकि कैंटीन हॉस्पिटल की है इसलिए जो एडमिटेड पेशेंट्स को फूड दिया गया वो एग्जाम, लेकिन जो नॉन एडमिटेड पेशेंट्स को फूड दिया गया वो टैक्सेबल। ठीक है, तो यहां पे इन व्यू ऑप्शन जीएसटी एग्जाम ऑन फूड सप्लाइड और टेस्टी फूड टू इन पेशेंट्स एज एडवाइज बाय डॉक्टर। इन पेशेंट्स मतलब एडमिटेड को एग्जाम है, बाकी नॉन एडमिटेड और अदर को टैक्सेबल रहेगा, नॉन एडमिटेड और अदर को टैक्सेबल रहेगा। वेरी गुड, चलिए, तो ये हमने देखा। यहाँ पे एक कंबाइंड क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 24 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। सीए इंटर में 23 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो आ जाओ यहाँ पे, देखते हैं हम इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मिस्टर जयेश अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मुंबई रिसीव्ड अ फॉलोइंग अमाउंट, उसको नीचे दिया गया पैसा मिला इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटी अंडरटेकन बाय हिम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 20XX। कमीशन रिसीव्ड एज अ रिकवरी एजेंट फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उसको रिकवरी एजेंट का कमीशन मिला फ्रॉम एनबीएफसी। ठीक है, देखते क्या बोला है। एक्शनेबल क्लेम रिसीव्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस डेटर्स, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिकल डांस इन वन प्रोग्राम, ठीक है। बिजनेस असेट ओल्ड कंप्यूटर गिवन टू फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल कंप्यूटर्स वाज ₹51,000। The ITC has been availed, no ITC has been availed on such computer, ठीक है। Consideration received for 1 month rent from registered individual person for renting of residential dwelling for use of residence। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सारा मिक्स कर दिया इन्होंने, एग्जम्पशन आरसीएम सप्लाई, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करके पूछा। देखो नीचे, ऑल अमाउंट स्टेटेड अबव इन बोथ टैक्सेबल और एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर मिस्टर जयेश इन प्रीवियस ईयर 42 लाख, जयेश का एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का 42 लाख था। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ग्रॉस वैल्यूज ऑफ सप्लाईज। आपको ये नहीं पूछा उन्होंने कि एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा, वो कितने ग्रॉस वैल्यू पे जीएसटी पे करेगा। ओके, ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन विच जीएसटी इज पेएबल निकाल के बताओ। बहुत अच्छा कंबाइंड क्वेश्चन, 8 मार्क्स का पूछा गया। पहला स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। रिकवरी एजेंट टू एनबीएफसी, अगर आपको कमीशन मिलता है रिकवरी एजेंट टू एनबीएफसी, टैक्स तो आएगा। ओके, अब ये जो टैक्स आएगा बेटा, या नो डाउट यहाँ पे रिकवरी एजेंट टैक्स आएगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान को समझो। अगर यहाँ पे जाओ, आरसीएम में जाओ 2 मिनट के लिए अगर होगा तो आपके पास, या चार्ट में जाओ, ओके चार्ट बुक में जाओ। रिकवरी एजेंट अगर एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज आता है। रिकवरी एजेंट एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है, वो पिक्चर याद आ रहा है, वो लात मार रहा है वो। ओके, रिकवरी एजेंट एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज है। तो रिवर्स चार्ज है, तो ऐसे केस में सुनना ध्यान से, ऐसे केस में यहां पे जीएसटी तो आएगा पर वो बैंक पे करेगी। इसलिए ये मिस्टर जयेश के ग्रॉस वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज पेबल, जयेश को इसका जीएसटी नहीं पे करना है, इसका जीएसटी एनबीएफसी को देना है। इसलिए ओके, जयेश के यहां पे ग्रॉस वैल्यू में इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी।
इसलिए अगर आपको समझा होगा तो उसके ग्रॉस अमाउंट पे नहीं लिया जाएगा, हमें वो वैल्यू निकाल के देनी है जहां मिस्टर जयेश को जीएसटी देना है। तो यहां मिस जयेश को जीएसटी नहीं देना है क्योंकि एनबीएफसी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, तो वो टैक्स पे करेगा। सेकंड, एक्शनेबल क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस डेटर्स। नाउ अब हम यहां पे ये देखेंगे कि ये एक्शनेबल क्लेम का क्या करे सर, कैसे दे? जल्दबाजी मत करो, हमने क्या पढ़ा था? शेड्यूल 3 कहता है ऑल एक्शनेबल क्लेम नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो ही जीएसटी आएगा, उसके अलावा बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा। तो क्या ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है क्या? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह? तो नहीं, आपको लिखना पड़ेगा इट इज नॉट अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अगर ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम नहीं है तो एज पर शेड्यूल 3 ये सप्लाई नहीं बोला जाएगा, तो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। ओके, शेड्यूल 3 के हिसाब से वो वैल्यू में नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिकल डांस इन वन प्रोग्राम। ओ, क्लासिकल डांस, अगर इंडिया का कोई भी आर्टिस्ट, या जयेश आर्टिस्ट होगा, क्लासिकल या फोक डांस म्यूजिक परफॉर्मेंस देता है और जिसका कंसिडरेशन 1,50,000 से कम होता है, 1,50,000 से कम होता है, तो वो सिचुएशन में एग्जम्पशन मिलेगा। यहां कंसिडरेशन फॉर वन प्रोग्राम 1,74,500 है, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, पूरे अमाउंट पे टैक्स आएगा, पूरे अमाउंट पे टैक्स आएगा। नेक्स्ट, बिजनेस असेट, मेरे पास ओल्ड कंप्यूटर थे, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। अच्छा, जिसका आईटीसी मैंने नहीं लिया था, तो फिर मैंने फ्री दे दिया, तो 71A का तो सप्लाई नहीं है। अच्छा, 71C शेड्यूल 1 का सप्लाई कब बोला जाएगा? ये तब बोला जाएगा अगर मैंने आईटीसी लिए होंगे, मैंने आईटीसी लिए नहीं थे इसलिए वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो ना 71A में माना जाएगा ना 71C में माना जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यानी जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना बॉस, यहां मेरी जरूरत पड़ेगी आपको, यहां मेरी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, consideration received from 1 month rent for registered individual person for renting of residential dwelling for use as a residence। अब देखो, मैंने अपना उसको रेंट दिया, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया यहाँ रेंट पे, और एक महीने का मुझे मिला 15,200। अब रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी आता है, एग्जम्पशन नहीं मिलता है, और रिवर चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी देता है। लेकिन अगर आप यहां ये एजम्पशन देते हो कि वो इंडिविजुअल पर्सन प्रोप्राइटर है, इन हिज पर्सनल कैपेसिटी यूज कर रहा है एंड नॉट फॉर बिजनेस, तो एग्जाम। पर अगर आप एजम्पशन लेते हो कि नहीं वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो फिर टैक्सेबल रिवर चार्ज में देखते हैं इन्होंने क्या लिया। इन्होंने इसको टैक्स पेएबल बाय रजिस्टर्ड इंडिविजुअल पर्सन अंडर रिवर्स चार्ज, इन्होंने रिवर्स चार्ज वाला लिया, यानी इन्होंने ये एजम्पशन लिया कि भाई ये बिजनेस पर्पस के लिए है। ओके, यहां लिख दो अज्यूम यूज फॉर, ओके, आरडी मतलब रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, अज्यूम आरडी यूज फॉर, सॉरी, आरडी यूज फॉर बिजनेस, इसलिए इन्होंने आरसीएम लिखा। वैल्यू में तो नहीं आएगा क्योंकि वो आरसीएम में जाएगा, वैल्यू में नहीं आएगा, पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, वी एज्यूम दैट ही इज यूजिंग इन पर्सनल कैपेसिटी नॉट फॉर बिजनेस, और एग्जाम भी लिख सकते हो, आपके एजम्पशन पे है कि वो पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है या फिर वो बिजनेस के लिए लिया है। इन्होंने आरसीएम लिखा मतलब वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो रिवर चार्ज में आएगा। ओके, ये हमने देखा। ये लास्ट वाला कहां से आ गया सर? सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए, ये लास्ट वाला भी मेरे समझ में नहीं। ग्रॉस सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड एक्शन, ये लास्ट वाला निकाल दो, ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे, या फिर ऊपर क्वेश्चन में रह गया, या फिर आप यहाँ ऐड कर दो, एक ऐड कर दो, प्रिंट नहीं हुआ है, एक ऐड कर दो, यहाँ लिख दो सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम, यहाँ ऐड कर देना आपके इसमें। अभी तो मैं ऐसे ही लिखा के दे रहा हूँ आंसर के बेस पर, आपके क्वेश्चन में होगा तो ठीक है। सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड
अनरजिस्टर्ड जीटीए रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए, वहां ऐड कर दो 15,100, 15,100 सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए 15,100 ऐड कर दो। तो ये जैश को लिया तो रिवर चार्ज में वो उसका टैक्स पे करेगा, क्योंकि जीटीए अनरजिस्टर्ड है, जीटीए अनरजिस्टर्ड है तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी जैश पे आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे यस, जैश को रिवर चार्ज में इसका टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि उसने सर्विस लिया है। ठीक है, तो वो ऐड कर देना सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए, अगर आपके बुक में होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐड कर दो। ठीक है, तो ये देखा बेटा हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है यहाँ पे, एग्जामिशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 25, डिसाइड विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज आर एग्जाम अंडर जीएसटी एक्ट। आपको डिसाइड करना है, एग्जामिशन मिले, ये आपको स्पेसिफिकली एग्जामिशन पे डिसीजन लेना है कि फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जाम्ड अंडर जीएसटी एक्ट और नॉट। गोकुल रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन received rupees 9,000 per month as a contribution for each member for sourcing goods and services from a third person for common use of its member. Now, एक एग्जाम्शन पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको लास्ट में एक एग्जाम्शन पढ़ाया था जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये सीए इंटर एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टडी मैट में भी है और मॉक टेस्ट पेपर में भी आया। अगर रेसिडेंट सोसाइटी, रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी अपने मेंबर को कॉमन यूज के, अगर याद नहीं होगा तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये समझ लो। रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी अपने मेंबर्स को कॉमन यूज का अगर चार्जेस लगाती है और वो चार्जेस 7,500 रुपीज पर मंथ पर मेंबर होगा तो वो एग्जाम रहेगा, लेकिन 7,500 से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा। गिवन केस में वो 9,000 पर मंथ पर मेंबर है तो ये 7,500 से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल होगा। अगर आपको एग्जाम्शन याद होगा तो आपने पूरा अच्छे से लिख के देखना। ओके, सर्विस बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, इसके जगह आप रेसिडेंशियल वेलफेयर रेसिडेंट सोसाइटी भी लिख सकते हो, इसके जगह आप रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी भी लिख सकते हो। ओके, सोसाइटी भी लिख सकते हो। रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ टू इट्स मेंबर, मतलब वो अपने मेंबर को रिम्बर्समेंट चार्जेस लगा रही है फॉर कॉमन यूज अप टू 7,500 पर मंथ पर मेंबर। ओके, तो यहाँ पे वो एग्जम्प्ट रहेगा। तो गिवन केस में वो 9,000 है सिचुएशन ए में, इसलिए फुल्ली टैक्सेबल है। ओके, द एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल एट द रेट 18%, वो रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, will your answer differ if Gurukul Resident Welfare Association collect maintenance charges of rupees 6,500 per month per member? Yes, अगर 6,500 पर मेंबर पर मंथ होगा तो वो केस में उसे एग्जाम्शन मिल जाएगा। ओके, इन दैट केस वो एग्जाम्प्ट रहेगा क्योंकि 7,500 से कम है। दूसरा, हॉलीडे गेस्ट हाउस सिचुएटेड एट शिमला प्रोवाइड बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर्विस टू टूरिस्ट एट इकोनॉमिकल कॉस्ट। ठीक है, चार्जेस ऑफ सिंगल डिलक्स रूम पर डे is 919. Mr. X has booked one deluxe room for 2 days during Christmas holiday. You are required to determine whether GST is payable on holiday guest house. Now, if you are giving a room on rent on per day basis, तो ये जो है रेंटिंग वाला चार्ट ओपन करो, रेंटिंग वाला चार्ट ओपन करो। रेंटिंग वाला चार्ट अगर ओपन करते हो तो रूम अगर आप रेंट पे दे रहे हो तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होगा और अनरजिस्टर्ड को दिया होगा तो एग्जाम, अदरवाइज ओके। दूसरा हमने देखा था कमर्शियल शॉप वगैरह रेंट पे दी, या आखिरी में देखा था होटल, होटल इन गेस्ट हाउस लॉज वाले अगर वो रेंट पे दे रहे हैं जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। हाँ, एक ऑथर नोट दी, पहले ही एग्जाम था पर अब वो एग्जाम्शन नहीं है, ये पढ़ना हो तो पढ़ो नहीं तो छोड़ देना। अब वो एग्जाम्शन नहीं है। ओके, पहले होटल वालों को भी एग्जाम्शन था पर अब एग्जाम्शन नहीं है। होटल की कंप्लीट सर्विस अभी टैक्सेबल होगी, होटल की कंप्लीट सर्विस अभी टैक्सेबल होगी। इज इट क्लियर? यस और नो? चलो नाउ नेक्स्ट,
ये हमने 25 देखा, उसके बाद में डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ, ठीक है, आगे 28 पे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आ सकती है। ये मॉक टेस्ट पेपर में भी था और ये जो है आईपीसी में भी पूछा गया था, वापस आ सकता है। Mrs. P, a registered supplier of Rajasthan, has received the following amounts in respect of the activities undertaken by her during the month of April 20XX. Amount received for warehousing of Jaggery. जाओ, नहीं नहीं याद मत करो, याद मत करो, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाओ, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाओ, प्लीज प्लीज वो चार्ट ओपन करो। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा था, अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, पहले तो एपी होगा, तो उसका लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज पैकिंग वेयरहाउसिंग एपी होगा तो एग्जाम। नाउ जैगरी एपी नहीं है, शुगर केन एपी है, इसलिए जो हमने मेन देखा था उसमें तो एग्जाम्शन नहीं रहेगा। अगर आपको समझा होगा तो 1 टाइप करो, चलो समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। फिर हमने देखा था राइस, राइस का अगर, फिर नीचे क्या देखा था, राइस का लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग वेयरहाउसिंग होगा तो एग्जाम, ये राइस भी नहीं है। उसके बाद में हमने देखा था वेयरहाउसिंग ऑफ, ओके, और एक एग्जाम्शन देखा था वेयरहाउसिंग को, वेयरहाउसिंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्सेस, वह दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है क्या वहां पे? तो जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे जैगरी जो है, जैगरी ये कहीं पे भी नहीं आ रहा है, जैगरी कहीं पे भी नहीं आ रहा है। अगर आपको वो एग्जाम्शन याद होगा तो वेयरहाउसिंग ऑफ जैगरी कहीं पे भी नहीं आता है और वो एपी नहीं है, इसलिए ये टैक्सेबल होगा। समझा होगा तो फटाफट 2 टाइप करो, समझा होगा तो 2 टाइप करो, क्योंकि ऊपर मेन एग्जाम्शन में भी नहीं है और नीचे जो वेयरहाउसिंग का बेनिफिट दिया उसमें भी नहीं है। ओके, तो ये टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू अर्बन ब्रांच ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो है अर्बन बैंक में बिजनेस फैसिलिटेटर, करस्पॉन्डेंट नहीं, बिजनेस। तो मुझे ये बताओ यार, ओके, मैं बस ये सोचता हूँ अगर ऐसे क्वेश्चन आए और ये एग्जाम के क्वेश्चन है, आरसीएम भी मिक्स कर दिया, एग्जाम्शन में मिक्स कर दिया, तो क्या स्टूडेंट को जो 20-25 दिन 30 दिन में खत्म कर देते हैं, ओके, क्या याद आएगा? मैंने आरसीएम को कितना टाइम दिया भाई, आरसीएम सब जाके ये चीजें याद आती है तो कनेक्ट भी होती है। अगर आपको मैंने कितना वो बिजनेस फैसिलिटेटर करस्पॉन्डेंट कितना डायग्राम ड्रॉ ड्रॉ करके आपको, बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देता है तो यहाँ पे रिवर चार्ज है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट देता है तो नहीं, पर एजेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट होगा तो फिर रिवर चार्ज है। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है तो बेटा वाई टाइप कीजिएगा, आपने बहुत मेहनत की उसके ऊपर। ये ऐसी छुपी हुई एडजस्टमेंट्स के लिए, देखो टैक्स में 40-50 मार्क लेना है टोटल में तो मत लगाओ क्लास, वैसे ही मिल जाएंगे। भाई साहब आप यहाँ बैठे हो ओके अबो 80 जाने के लिए, तो इस बार 80 पार, तो ऐसे केस में ओके यहाँ रिवर चार्ज होगा, और रिवर चार्ज होगा, देखो जहां पे भी रिवर चार्ज है तो इसके वैल्यू में नहीं आएगा, मतलब टैक्स आएगा पर टैक्स रिसिपिएंट पे आएगा, इसके वैल्यू में हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विस बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये भी देखो कितना अच्छा है। ओके, अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सर्विस ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। अब एग्जाम्शन में आओ, एग्जाम्शन में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आओ, अगर एग्जाम्शन में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आते हो और आपका और मेरा पेज मैच हो जाता है तो देखिए पेज नंबर यहाँ रेफर करता हूँ, नहीं तो वहां देख लेना आपके नोट्स के हिसाब से। अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आते हो तो पेज नंबर 217 पे आओ, 17 में ओके। अब देखो कितना छुपा हुआ क्वेश्चन है और मैंने पढ़ाया भी था आपको। 17 में कहा गया है कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, पेज नंबर 217 पे प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है और वो कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन 4 ही है, एज ओरिजिनल वर्क होगा ओके, और ये 4 सर्विस का होगा तो ये एग्जाम। यहां हमारा रिपेयरिंग सर्विस है, ये रिपेयरिंग ना कंस्ट्रक्शन में आता है, ना इरेक्शन में आता है, ना कमीशनिंग में आता है, ना इंस्टॉलेशन में आता है ओके, कहीं पे भी नहीं आता है। और ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ओनली सर्विस, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ओनली सर्विस जिसमें गुड्स नहीं होना चाहिए। तो हाँ ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर रिपेयरिंग का है, रिपेयरिंग को एग्जाम्शन नहीं है, तो जहां तक देखा जाए बेटा तो ये टैक्सेबल होगा। अब सर अगर टाइम पे एग्जाम में हमें याद नहीं आया तो फिर एक आधे मार्क का रिस्क तो रहेगा ही, एक आधा मार्क कटेगा, एक आधे मार्क का रिस्क रहेगा।
एग्जामिशन चैप्टर इसलिए थोड़ा आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन में लेना पड़ता है, ओके, क्योंकि अभी कभी कभी ऐसी छुपी हुई एडजस्टमेंट आ जाती है। तो वो ओरिजिनल वर्क का अगर 4 होगा तो एग्जाम, ये रिपेयरिंग वर्क है, इट्स नॉट ओरिजिनल वर्क, ये रिपेयरिंग वर्क है, तो इसको एग्जामिशन नहीं मिलेगा। पर चलो, अब तो ध्यान चले गया ना, पहले नहीं था, अब तो गया ना ध्यान, इसलिए तो मैं ले रहा हूं ना, मैंने आपको कहा मैं 4 मोड में पढ़ाने वाला हूं, ओके। कहीं ना कहीं तो आपका ध्यान मैं खींच के लेके आऊंगा, यस और नो, बोलिए यस सर। डरो मत, अब तो गया ना, अब तो ध्यान में आ गया ना कि सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट जो है अपना घर बांधने के लिए 4 ही सर्विस, वो भी ओरिजिनल वर्क को एग्जाम है, ये तो रिपेयरिंग है। ये मैं पढ़ाई इसलिए रहा हूं कि आपका ध्यान जाना चाहिए, ओके। अमाउंट रिसीव्ड एज एक्टिंग ब्रांड एम्बेसडर फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट, वो तो टैक्सेबल ही होगा, ब्रांड एम्बेसडर फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट है तो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज अ टीम मैनेजर। हाँ, अगर एज अ टीम मैनेजर, हाँ, एक हमने क्या देखा था, प्लेयर, ओके, क्या देखा था हमने, प्लेयर, रेफरी, अंपायर और टीम मैनेजर उसमें था, कमेंटेटर नहीं था पर टीम मैनेजर था, तो टीम मैनेजर होगा तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। और तुमने रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को दिया, तो ये एग्जाम्पशन रहेगा। ओके, तो चलिए भाई, इतना सारा करने के बाद मुझे लगता है कि यस, आप डेफिनेटली अगर प्रॉब्लम में आए तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, ये एग्जाम रहेगा। तो ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हमने जो देखा। अब बेटा 31 लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31। ये सीए इंटर आरटीपी नवंबर 23 में ये कवर था, देखो। Determine whether GST is payable on services provided under following independent cases. Underline the word independent cases. ठीक है। Mr. Rahul is a proprietor of proprietary concern, Rahul Trading. Rahul Trading is a registered under GST in Gujarat. Rahul rent a residential flat in his personal capacity for use in his own residence, and such renting is on his own account and not that of the proprietary concern. भाई साहब, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या करोगे आप? अगर ऐसा आ जाए, देखो पूरे एग्जामिशन चैप्टर में 2-3 ही जगह ऐसा था कि आपको क्लिक नहीं हुआ, 2-3 ही जगह, तो जो मैंने पढ़ा दिया वापस आपका इनसाइट लाया, बाकी पूरा एग्जामिशन चैप्टर इजी है अगर आपने पढ़ा होगा तो वो 2-3 एडजस्टमेंट के लिए पूरा चैप्टर एकदम टफ मत समझ लेना। अब कभी कभी होता है, इंस्टीट्यूट का दिमाग सटक जाता है, आपको छुपे हुए एडजस्टमेंट पूछ लेते हैं, ठीक है ना, एक आधा मार्क इधर उधर। ओके, तो क्या रहेगा ये, अब समझ लो आपका ऐसा पूछ लिया तो ये तो एग्जाम है ना, ये तो एग्जाम है। National Testing Agency conducted entrance examination for admission to various educational institution. Yes, National Testing Agency, okay, ये part of board माना जाएगा, हमने लिया, okay, ये CBIC और state board का ही part माना जाएगा, और वो entrance examination यहाँ पे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है क्योंकि वो भी ईआई बोली जाएगी, तो वो भी एग्जाम रहेगा। रोड कॉन्ट्रैक्टर रिसीव एन्यूटीज इन प्लेस ऑफ टोल फ्रॉम पब्लिक, तो टोल चार्जेस जो रहेंगे, तो टोल चार्जेस बेटा, ओके, अब देखिए, रोड कॉन्ट्रैक्टर रिसीव्स एन्यूटीज इन प्लेस ऑफ टोल, इन प्लेस ऑफ टोल मतलब क्या, टोल चार्जेस को एग्जम्प्ट है, एन्यूटीज को नहीं, उसको एन्यूटी मिल रही है, टोल नहीं मिल रहा है, तो इन प्लेस ऑफ टोल उसको एन्यूटी मिल रही है, तो एन्यूटी टैक्सेबल होगी, एन्यूटी टैक्सेबल होगी, क्या एग्जम्प्ट है, तो टोल चार्जेस एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट, जीएसटी ऑन पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम टू गेस्ट एंकर, हाँ, अगर आप कहीं पे गेस्ट एंकर जा रहे हो और आपको ऑनरी अमाउंट मिल रहा है तो ये भी टैक्सेबल रहेगा, एग्जाम कहाँ पे मिलेगा आपको, ओके, तो ये ऑनरी अमाउंट, और ये ऑनरी अमाउंट भी आपका, ये मैंने सप्लाई चैप्टर में पढ़ाया था, ओके। देखो, सीबीएसई क्लैरिफाइड दैट ऑल गुड्स एंड सर्विस आर टैक्सेबल अनलेस एग्जम्प्टेड, तो ऐसे सिचुएशन में आपको गेस्ट एंकर एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल एक्सिड, however guest anchor whose aggregate turnover in financial does not exceed 20 lakh shall not be liable to registration and pay GST. Concert TV other TV channel invite guest anchor to participate in their show and pay remuneration to them for the form of honorarium amount. तो ठीक है, आप सिंपल वर्ड में यही कहना कि भाई यहाँ पे वैसे तो ऑनरेरियम अमाउंट गेस्ट एंकर का चार्जेबल है, पर अगर वो थ्रेशोल्ड के नीचे होगा, अगर वो थ्रेशोल्ड के नीचे होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, बट उसको कोई एग्जामिशन नहीं है, इट्स अ टैक्सेबल, बट थ्रेशोल्ड के नीचे होगा तो वो उसका टर्नओवर, तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है और वो उसका जीएसटी पे नहीं करेगा। ओके, तो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग टू, हमने यहाँ पे देखा exemption chapter. So in this way we have completed chapter exemption
यहाँ पे ये जो है इसके सारे क्वेश्चनर्स हमने कंप्लीट किए। ठीक है, ये संसद टीवी वाला जो एग्जांपल दिया उन्होंने, ये संसद पता नहीं है कहाँ से लिया, वो जस्ट एग्जांपल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ये जस्ट एग्जांपल है संसद टीवी वाला, ये संसद टीवी वाला जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ओके।